रिसोर्सेज को देखें तो हमारे 3 तरीके के रिसोर्स है। एक हमारा नेचुरल रिसोर्स है, एक हमारा मैन मेड रिसोर्स है और तीसरा हमारा ह्यूमन है। तो ह्यूमन इटसेल्फ इज अ रिसोर्स, यानी जो चीज हमें नेचर से डायरेक्टली मिलती है वो हमारा नेचुरल रिसोर्स हो गया। और ह्यूमन रिसोर्स, मैन मेड रिसोर्स वो होता है जो मानव ने बनाया, जैसे टेबल है, चेयर है, ये सब मैन ने बनाया। और ह्यूमन इटसेल्फ इज अ रिसोर्स, क्योंकि जो जिस भी एरिया में, चाहे हमें कितने भी रिसोर्सेज मिले, जैसे अगर हम जापान का एग्जांपल ले तो जापान के एरिया में रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है। वो एक आइलैंड जैसा ग्रुप है और वहां पर हिरोशिमा नागासाकी का बम विस्फोट भी हुआ था 1945 में। और जब ये हुआ तो इसकी वजह से क्या हुआ कि वहां पर बहुत ज्यादा डिक्लाइन हुआ। अभी भी उसके शॉर्टकमिंग्स हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजिकल नो हाउ उन्होंने इतना अच्छा डेवलपमेंट कर लिया है, अपने रिसोर्सेज को इतना अच्छा बना लिया है कि वो बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं, एडवर्ड एकरमैन, नोट करिएगा, एडवर्ड एकरमैन वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ह्यूमन रिसोर्स रीजन्स में डिवाइड किया था। ह्यूमन रिसोर्स रीजन्स उन्होंने बनाए थे, यानी उन्होंने क्या कहा था कि रिसोर्स, टेक्नोलॉजी और पॉपुलेशन, 3 के बेस पे, पहला रिसोर्स, दूसरा पॉपुलेशन और तीसरा टेक्नोलॉजी, इसके बेसिस पे उन्होंने 5 रिसोर्स रीजन्स क्लासिफाई किए थे, जिसमें पहला यूएसए को रखा था, दूसरा उन्होंने जो है यूरोपियन कंट्रीज को रखा था, फिर अफ्रीकन कंट्रीज को रखा था, फिर एशियन कंट्रीज को रखा था और फिर अदर कंट्रीज को रखा था जो बहुत ही अंडर डेवलप्ड है, जैसे डेजर्ट रीजन है या पोलर रीजन है, ये सारे रीजन्स को रखा था। तो कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि एडवर्ड एकरमैन ने कितने रिसोर्स रीजन्स में डिवाइड किया था। अब अगर वर्ल्ड की पॉपुलेशन देखें तो 7.8 बिलियन है, इंडिया की पॉपुलेशन देखें, चाइना की देखें तो 1.44 बिलियन है और इंडिया की पॉपुलेशन देखें तो 1.38 बिलियन है। और हम बहुत डिटेल में इंडिया की बात नहीं करेंगे, हम वर्ल्ड पे कॉन्सेंट्रेटेड रहेंगे। जब हम लोग इंडिया ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने सबसे पहली बार ह्यूमन रिसोर्स की बात की थी। नोट कर लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इन्होंने 1985 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट 1985 में क्रिएटेड किया गया था टू इम्प्रूव ह्यूमन स्किल्स। मतलब पहले ह्यूमन को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था। क्यों नहीं दिया जाता था? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा अवेलेबल थे और इसीलिए हमने जब पहले बात करते थे, और पॉपुलेशन कम थी, कि और पॉपुलेशन ऐसी जगह पर रिजाइड करती थी जहां वाटर अवेलेबिलिटी है, चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो या जितनी भी सिविलाइजेशन हो। धीरे धीरे जैसे ग्रोथ होने लग गई, वैसे वैसे टेक्नोलॉजिकल नो हाउ बना, ट्रांसपोर्ट बढ़ा और लोगों ने जैसे जैसे एग्रीकल्चरल करा, तो एग्रीकल्चर करने पे लोग नोमैड, यानी कि लोग घुमक्कड़ जीवन उन्होंने छोड़कर एक पर्टिकुलर एरिया में सेटल होने लगे। और यहीं से सेटलमेंट वर्ड आया, क्योंकि जो भी कुछ एग्रीकल्चर हम ग्रो कर रहे थे उसको हमें एक स्टोर हाउस बनाना पड़ा, उसको बेचने के लिए हमें करना पड़ा। तो यहीं से सेटलमेंट, जैसे जैसे एग्रीकल्चर बढ़ा, एग्रीकल्चर के बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उसके बाद और तेजी से हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगी। तो अभी हम इन सारी चीजों को देखेंगे कि किस तरीके से हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। अगर हम सोर्सेज ऑफ पॉपुलेशन डेटा की बात करें, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, सोर्सेज ऑफ पॉपुलेशन डेटा। तो हमारे पास पॉपुलेशन डेटा का सबसे इंपॉर्टेंट मीडियम हो कौन सा होता है? कौन सा होता है? सेंसस। जनगणना जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। वैसे तो हम पॉपुलेशन, सेंसस हमारा सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है। वैसे हम सेंसस के अलावा सैंपलिंग मेथड भी करते हैं, लेकिन जब हम पॉपुलेशन की जनगणना करते हैं तो हम हमेशा सेंसस मेथड अपनाते हैं, क्योंकि इसमें ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज काउंटेड। हर एक व्यक्ति के बारे में हम जानकारी लेते हैं, वो कितनी एज है, सेक्स रेशियो कितना है, कितने मेल है, कितने फीमेल है, लिटरेसी रेशियो कैसा है, क्योंकि वो हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिया का इस समय जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, अगर वो देखें तो 2022 में वो 2 गिर गया है। पहले 129 था
और अब इस समय 132 हो गया है, यानी कोविड के बाद ह्यूमन डेवलपमेंट। और कल फूड सिक्योरिटी डे भी था, आप लोगों ने मनाया होगा, तो अभी मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। तो इंडिया 107वें रैंक में है, 107 रैंक, और जितनी भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं उसमें सबसे खराब हालत इंडिया की है, और इंडिया के जस्ट बाद मतलब अफगानिस्तान की खराब हालत है, बाकी सब 64, 62 इन सब के ऊपर है, यानी इंडिया इज ऑन 107 पोजीशन। और अफगानिस्तान ही एक ऐसा देश है जो साउथ एशियन कंट्रीज में एक लोअर पोजीशन पे है, वरना सारे साउथ एशियन देश जो है वो हंगर इंडेक्स में ऊपर है, मतलब उनको कोई हंगर नहीं है, उनके पास सब खाना पीने को है, और सारे भूखे इंडिया में हैं। ठीक है, तो भुखमरी बहुत ज्यादा है। तो सेंसस पहला है। दूसरा सर्वे मेथड है। सर्वे में हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेथड को अपनाते हैं। कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं ना आपको, कि आपको दे दिया जाएगा पॉपुलेशन कलेक्शन का कौन सा मेजर तरीका है, तो सेंसस पहला है, दूसरा आपका सर्वे है, तीसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स, चौथा है रजिस्ट्रेशन। जैसे जब भी हमारा बर्थ होता है तो हम नगर निगम में जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, मतलब हम खुद नहीं कराते क्योंकि बच्चा तो अभी पैदा हुआ है तो वो तो नहीं करा पाएगा, तो माँ बाप जाके रजिस्ट्रेशन कराते हैं। आप मर जाते हैं तो भी आपका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है ना, कि जब आप मरेंगे, अभी कैसे आप बताएंगे, तो जब आप मरेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ये फला व्यक्ति मर चुका है, और फिर जितनी भी आपकी पॉलिसी का पैसा है वो दूसरे को मिल जाएगा। तीसरा, और कब रजिस्ट्रेशन होता है आपका, एक तो बर्थ के टाइम होता है, एक डेथ के टाइम होता है, और तीसरा कब रजिस्ट्रेशन होता है आपका, हाँ, जब आपका बैंड बजता है, जब आपकी शादी होती है, मैरिज होता है, तो उस समय भी आप अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं कि अब हम शादी हो गई है और हम एक बंधन में बन गए। तो 3 टाइम मेजर रजिस्ट्रेशन होता है, और ये तीनों रजिस्ट्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ड्यूरिंग बर्थ, ड्यूरिंग डेथ एंड ड्यूरिंग मैरिज। ठीक, इसके अलावा अब हम ज्योग्राफिकल फैक्टर की बात करेंगे। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन को इफेक्ट करते हैं, ये लॉन्ग में क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए मैं आपको यहीं पे पॉइंट्स डिस्कस कर दे रही हूँ, पूरा टॉपिक ही आपको कंप्लीट कर दे रही हूँ। ठीक, थोड़ा मुस्कुराओ, आप लखनऊ में। तो पहला फैक्टर है ज्योग्राफिकल फैक्टर, जिसका मुंह सबसे सड़ा होगा उससे मैं क्वेश्चन बहुत पूछने वाली हूँ, सो इट्स अप टू यू। पहला फैक्टर है ज्योग्राफिकल फैक्टर। अब ज्योग्राफिकल फैक्टर में बहुत सारे फैक्टर आते हैं, पहला लिखिएगा टोपोग्राफी, पहला है टोपोग्राफी। अब टोपोग्राफी कैसे इफेक्ट करती है, जैसे गंगा प्लेन है, तो गंगा प्लेन में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन रिजाइड करती है। हमारे इंडिया की लगभग 60% पॉपुलेशन या 40% पॉपुलेशन जो है वो कहाँ रिजाइड करती है, गंगा प्लेन में, क्योंकि वो एग्रीकल्चरल लैंड है, आपको इरिगेशन फैसिलिटी मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी मिलती है। अगर आप लखनऊ को देखें तो लखनऊ रहने योग्य बहुत अच्छा सिटी माना जाता है। क्यों? क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव है, साफ सुथरा शहर है, और यहाँ पर क्राइम इतना नहीं है, प्लस यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाती है। आप बाकी जगहों को देखिए तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा कम जाती है। बाकी अभी आप मेरठ चले जाओ, क्या मुस्कुरा रहे हो, हर वक्त थोड़ी ना मुस्कुराना है, तो मेरठ में जाइए तो वहां सुबह से लेकर ऐसा कोई घर ही नहीं होगा जहां पर जनरेटर ना हो, वहां बड़े बड़े जनरेटर्स लगे रहते हैं, वहां इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। एजुकेशन का भी एज सच प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर दूर दूर से लोग यहाँ पढ़ने आते हैं। ये बात अलग है कि आप यहाँ से जाकर कहीं और चले जाते हैं, ठीक है, तो आप रोज पनीर खाएंगे तो आपको उसका स्वाद नहीं पता चलेगा। तो पहला टोपोग्राफी। अब जैसे एंडीज है, आल्प्स है, इन सारी पहाड़ी इलाकों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वहां लेस पॉपुलेशन रिजाइड करती है, तो टोपोग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज क्लाइमेट। जैसे क्लाइमेट कैसे, जैसे हमने कहा मॉनसूनल क्लाइमेट। इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा क्यों है? क्योंकि इंडिया में हर टाइप की, वैसे तो मॉनसूनल, ट्रॉपिकल मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, और यहाँ पर आपको बारिश, सूखा, हर चीज देखने को मिलेगी। तो इसलिए रिसोर्स के मामले में इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट भी मिल रही है, आपको कोस्टल टाइप ऑफ क्लाइमेट भी मिल रही है, आपको मॉनसून टाइप ऑफ। और अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ले तो इंडिया को हम 2 जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं, टेम्परेट जोन यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर का जोन टेम्परेट जोन, और नीचे वाला एरिया टॉरेट जोन में आता है। क्लियर है आपको इतनी बात? सो थर्ड हो गया सॉइल।
सॉइल अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और किसी भी एरिया में, कोई भी एरिया, वर्ल्ड का कोई भी देश अगर एग्रीकल्चरली बहुत फुल फ्लेज्ड है, फूड रिसोर्सेज उसके पास बहुत ज्यादा है, तो और वो कैसे होगा, सॉइल के बेसिस पे। और इंडिया में आपको पता है एल्यूवियल सॉइल जो होता है बेस्ट सॉइल होता है, या लोमी सॉइल जो होता है वो बेस्ट होता है, जिसमें क्ले, जब मैं कह रही हूँ लोमी सॉइल, इट मीन्स क्ले, सैंड एंड सिल्ट, इन तीनों चीजों को मिलाकर, कई बार क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है, क्ले, सैंड और सिल्ट मतलब व्हाट इज लोमी सॉइल। वैसे तो सॉइल माउंटेनस सॉइल होता है, एल्यूवियल सॉइल होता है, लैटराइट सॉइल होता है, फिर ब्लैक सॉइल होता है। कॉटन और शुगर केन सबसे ज्यादा ब्लैक सॉइल में उगता है। और अगर मैं आपसे पूछूं कॉफी और टी कौन से सॉइल में उगता है? मुस्कुरा नहीं रहे थे ना, अब बताओ। कॉफी एंड टी, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। कॉफी एंड टी कौन से सॉइल में उगता है? हाँ, माउंटेनस सॉइल, वेरी गुड। कौन कह रहा है लैटराइट? रेज योर हैंड। अरे ऊंचा हाथ उठाओ, कुछ खा पी के नहीं आया क्या? सो दीज थ्री, ये तीन कह रहे लैटराइट, रेस्ट कुछ कह ही नहीं रहे। कौन सी सॉइल? नो आइडिया, सो बाय आइडिया। लैटराइट सॉइल जो होता है वो कॉफी और टी के ग्रो के लिए बहुत अच्छा होता है, नॉट माउंटेनस सॉइल। अब तुम्हें पता है कि कांगड़ा में उग रहा है या ये, तो इन्होंने तुक्का लगा दिया माउंटेनस सॉइल। सो आंसर विल बी लैटराइट सॉइल, कॉफी और टी के लिए सबसे अच्छा होता है। नेक्स्ट वाटर, देन वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे हम कोई इंडस्ट्री लगाएं, चाहे हम एग्रीकल्चर करें, हमें कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर चाहिए होता है। सो वाटर इज अगेन इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट इज मिनरल। जैसे साउथ अफ्रीका में डायमंड के माइंस हैं, मिडिल ईस्ट वैसे बहुत अच्छा नहीं है रहने के लिए, लेकिन ऑयल का सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो वहां पर पॉपुलेशन एग्लोमरेशन बहुत ज्यादा है। तो पहला हो गया आपका ज्योग्राफिकल फैक्टर, सेकेंड हो गया सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर में इंपॉर्टेंट है एजुकेशन। जैसे पूना, इंदौर, ये सारे एजुकेशन के हब है। बैंगलोर आईटी हब है। तो ये सारी चीजें जो है, एजुकेशन जब होगी तो वहां पर भी पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी। कल्चरल में जैसे वाराणसी, और अगर हम वर्ल्ड में बात करें तो वेटिकन सिटी जो है वो अपने कल्चर के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए वहां पर भी पॉपुलेशन कंपैरेटिवली हाई होती है। तो अब है इकोनॉमिक बेस, फोर्थ आता है इकोनॉमिक। मैं फास्ट तो नहीं हूं? अरे कुछ समझ में नहीं आया क्या? मैं जल्दी तो नहीं बोल रही हूँ? जल्दी बोल रही हूँ तो मुझे बताओ, तो मुझे सपना थोड़े ना आएगा। सो नेक्स्ट इज इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में जैसे ओसाका, जापान, ओसाका इज इन जापान, और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज आपको मिलती हैं, और इंडिया में जैसे मुंबई। ओके, सो फर्स्ट मैंने आपको बताया ज्योग्राफिकल फैक्टर। ज्योग्राफिकल फैक्टर में टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल, वाटर, मिनरल, ठीक। फिर सोशल फैक्टर में जैसे एजुकेशन। कल्चरल में जो भी हमारा रिलीजन है, क्योंकि लोग अपने रिलीजन से बहुत बंधे होते हैं। अभी आप जरा सी बात रिलीजन के लिए करिए तो एजुकेशन के लिए नहीं लड़ेंगे कि हमको 1 नंबर कम मिल गया, लेकिन अगर रिलीजन के खिलाफ आप कुछ बोल दीजिए तो अभी सब तोड़फोड़ कर देंगे। तो रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है, अभी हम लोग माइग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो जिस जगह पर लोग आते हैं वहां की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती। ऐसा कौन सा एरिया है, कंट्री है वर्ल्ड का जहां सबसे ज्यादा माइग्रेशन होता है, मतलब इन माइग्रेशन? यूएसए, वेरी गुड। यूएसए एक ऐसा कंट्री है जहां सबसे ज्यादा इमाइग्रेशन होता है। एक होता है इमिग्रेशन और एक होता है एमिग्रेशन, यानी एक इमिग्रेशन है, इमिग्रेशन, और एक है एमिग्रेशन। तो जब मैं कह रही हूं इमिग्रेशन, इमिग्रेशन मीन्स इन, और जब मैं कह रही हूं एमिग्रेशन, इसको ऐसे याद करिएगा कि जो सिनेमा हॉल्स होते हैं वहां एग्जिट बोर्ड लगा रहता है, तो ई से एग्जिट, जहां से जा रहा है, मतलब हम अगर यहां से जा रहे हैं,
दैट इज एमिग्रेशन। मैं जाकर रह रही हूं, मतलब मैं इंडिया से यूएसए में जा रही हूं, दैट मीन्स आई एम एमिग्रेटिंग। और जब मैं यूएसए में जो लोग आ रहे हैं दैट इज इमिग्रेशन। फॉर यूएसए इट इज इमिग्रेशन एंड फॉर इंडिया इट इज एमिग्रेशन। और इसकी वजह से कई बार क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे बहुत फर्क पड़ता है। मान लीजिए जैसे इंडिया में क्या किया, हमने डॉक्टर्स बनाए, हमने इंजीनियर्स बनाए, हमने आईटी सेक्टर्स को डेवलप किया। अब हमारे बच्चे पढ़ तो लिए यहाँ पर, और इस समय इंडिया का जो अगर आप देखेंगे तो इंडिया में यंगस्टर्स बहुत ज्यादा है, यानी 15 to 59 जो पॉपुलेशन है, इसकी जनसंख्या, अभी हम पॉपुलेशन पिरामिड पढ़ेंगे तो इनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। तो जब इनकी जनसंख्या ज्यादा है और हमारे यंगस्टर्स अगर बाहर चले जाएंगे, यानी आपको पता है ना कि जैसे मान लीजिए 0 to 15 दे आर द यंगर जनरेशन, मतलब ये हमारे स्मॉल चाइल्ड जनरेशन है। तो स्मॉल चाइल्ड और ओल्ड चाइल्ड में क्या सिमिलैरिटी होती है? ओल्ड चाइल्ड कह रही हूं, ओल्ड पीपल, दे आर नॉन अर्निंग। तो नॉन अर्निंग से क्या होगा? डिपेंडेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि जो छोटा बच्चा है, जो 15 साल का है, वो भी हमारे पर डिपेंड कर रहा है। और जो 60 साल की उम्र का लोग है, कौन सी कंट्री ऐसी है जहां 60 से 80, 90, 100 तक के आपको लोग मिलेंगे? जापान। जापान में आपको 90, 99 साल के लोग भी मिलेंगे। और शादी वो कौन से ईयर में करते हैं? 60 एज में करते हैं। 60-70 में वो अपने आप को यंग समझते हैं और उस एज में वो शादी करते हैं। और इंडिया के लोग क्या समझते हैं? जैसे ही 30 क्रॉस किया वैसे ही सोचते कि हम बुढ़े हो गए। सो इट इज ऑल अबाउट थॉट। ये थॉट प्रोसेस है जो आपको यंग और ओल्ड बनाता है। सो डिपेंडेबिलिटी जो होती है वो अगर किसी एरिया में बढ़ रही है तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस कैसी होगी? स्लो हो जाएगी, वहां की इकोनॉमिक प्रोग्रेस स्लो डाउन हो जाएगी। और अगर हमारे यंगस्टर्स एमिग्रेट कर जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा? हमारी वर्किंग पॉपुलेशन, जो हमारा वर्किंग हैंड है, वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो लोअर डाउन हो जाएगी। इज इट क्लियर? ठीक। अब अगर हम वर्ल्ड की पॉपुलेशन को देखें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कितने परसेंट पॉपुलेशन रहती है? अगर मैं 100 को मानूं 100%, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कितना परसेंट पॉपुलेशन रहता होगा? कितना? कितना धीरे बोल रहे हो? सुबह 8 बजे से क्लास मैं पढ़ा रही हूं और रो तुम लोग रहे हो। 90%। 90% reside in northern hemisphere and 10% population reside in southern hemisphere. ये वो क्वेश्चंस है जो पिछले कुछ ईयर में आए हैं, ठीक? क्या किस इफेक्ट? सदर्न एरियाज जो होते हैं वो ज्यादातर आपके कॉन्टिनेंट्स भी एक तो कम है वहां पर, और एरिया भी कम है, और वहां पर इतने रिसोर्सेज नहीं। जैसे साउथ में आपके क्या आएगा? अफ्रीका आएगा, अंटार्कटिका आएगा, ऑस्ट्रेलिया ज्यादातर डेजर्टेड रीजन है, तो इसलिए यहाँ पर पॉपुलेशन कम है। लेकिन जो आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के रीजन है वहां पर आपको ज्यादा पॉपुलेशन मिलती है, क्योंकि एरिया ज्यादा है, फिर वहां पर मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, फिर वहां पर ज्यादा एग्रीकल्चरल लैंड है, लैंड भी ज्यादा है, तो और हार्डशिप्स भी कम है। ठीक, इतना भी मुस्कुराना नहीं है। ठीक, अब अगर मैं एशिया की बात करूं तो 20 to 40 डिग्री, 20 to 40 डिग्री इन एशिया, 20 to 40 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इन इंडिया 20 to 40 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 50% से ज्यादा पॉपुलेशन रिजाइड करती है। 50% से ज्यादा पॉपुलेशन, यानी एशिया तो बहुत बड़ा है ना। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एशिया में 20 to 40 डिग्री, या आपसे पूछ लिया जाएगा 50% पॉपुलेशन किस डिग्री लैटिट्यूड में निवास करती है? 20 to 40, 40 to 50, 50 to 60, तो आपका आंसर क्या होगा? 20 to 40। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। अब लिखिएगा पॉपुलेशन ग्रोथ।
वर्ड लिखेगा पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब है चेंज इन द नंबर, नोट कर लीजिए पहले, चेंज इन द नंबर ऑफ inhabitants इन पर्टिकुलर एरिया एंड टाइम। देखिए, जब भी हम पॉपुलेशन की बात करेंगे हम दो एस्पेक्ट को जरूर लेंगे, एक तो एरिया और दूसरा टाइम। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। एरिया का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है प्लस टाइम का कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम 2022 की बात करें, हम 2021 की बात करें, और हर बार हमें हर टाइम पीरियड को एक इंटरचेंजेबल व्यू में पढ़ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपको रिपोर्ट कार्ड मिलता है ना, वैसे ही क्या होता है कि जैसा हमारा पॉपुलेशन होगा, मान लीजिए हमारी पॉपुलेशन, एक अभी आप एचडीआई में पढ़ेंगे, एक होता है ग्रोथ और एक होता है डेवलपमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ? ग्रोथ किसी एक डायरेक्शन में होगा। व्हाट डू यू मीन बाय एक डायरेक्शन? एक मिनट, हाँ, ये कह रही है ग्रोथ एक, वो कह रहे हैं एक डायरेक्शन में चलता रहता है। और देखिए स्टूडेंट्स, आपका बोलना बहुत जरूरी है। आप जिस पेपर की तैयारी कर रहे हैं ना, उसमें आपको सिर्फ लिखित नहीं देना है, उसका एंड रिजल्ट क्या है? इंटरव्यू। एंड व्हेन यू विल नॉट रिस्पॉन्ड, द वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग, द वे ऑफ सिटिंग, द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अभी से अपने बॉडी पोस्चर, अपने फेस, अपने सब पे काम करें, बिकॉज यू ऑल हैव टू बी सिलेक्टेड। तो ऐसा नहीं केवल रिटन ही दे देना है। सो व्हेन आई एम आस्किंग क्वेश्चन तो उसको रिस्पॉन्ड करिए, गलत ही होगा ना तो हैंग टिल डेथ थोड़ी ना हो जाएगा। सो ही इज सेइंग ग्रोथ एक डायरेक्शन में ही चलता रहता है, डेवलपमेंट सब जगह चलता है। ये कह रही है कि ग्रोथ क्या है, एक टाइम पे रुक जाता है, पर डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। इनको मजा नहीं आ रहा है, यहां मजा चल रहा है या रिकॉर्डिंग में। होलिस्टिक ग्रोथ को डेवलपमेंट मीन्स फॉर द डेवलपमेंट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ। नाउ लुक, ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव वैल्यू। ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव वैल्यू है। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। ग्रोथ पॉजिटिव भी हो सकता है, ग्रोथ नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूरोपियन कंट्रीज की बात करूं, डेनमार्क वगैरह की, तो वहां जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ है, यानी वहां पर इस समय पॉपुलेशन क्या है, बिल्कुल जीरो, कुछ नहीं बढ़ रही। जिसकी वजह से जब वहां युद्ध वगैरह होंगे, तो जब पॉपुलेशन ही नहीं होगी, रिसोर्स का यूज ही नहीं होगा, तो वहां पर डेवलपमेंट होगा? नहीं होगा। ओके, क्लियर? तो ग्रोथ कैन बी पॉजिटिव, ग्रोथ कैन बी नेगेटिव। वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट, डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, चाहू दिशा में हो ये जरूरी नहीं है भाई। लेकिन आप, जैसे मैंने कहा हंगर इंडेक्स, तो व्हेन आई एम सीइंग द हंगर इंडेक्स, क्या मैं अपने घर का हंगर इंडेक्स नहीं निकाल सकती? क्या मैं मोहल्ले का हंगर इंडेक्स नहीं निकाल सकती? तरीका तो वही होगा कि वहां पर कितने लोग जो हैं वो, उनको खाना नहीं मिल पा रहा। रोटी, कपड़ा और मकान ये बेसिक एमिनिटीज होती हैं जो किसी व्यक्ति को पूरा करना है। अब मेरे लिए हंगर क्या है कि मुझे 2 रोटी मिल जाए। आपके लिए हंगर क्या है? आपको पिज्जा मिलना चाहिए। ओके, सो बट डेवलपमेंट कब होगा कि सब, कोई भी जना भूखा ना सोए। डेवलपमेंट ये नहीं है कि कोई भी जना बिना पिज्जा खाए ना सोए। ठीक है, डेवलपमेंट क्या होगा? एवरीबडी शुड हैव हाउस, एवरीबडी शुड हैव क्लोथ्स टू वेयर। अब क्लोथ्स टू वेयर है मेरे पास, लेकिन मेरे पास वार्डरोब में इतने हैं, बट आई कांट डिसाइड विच पार्टी वी हैव टू वेयर। सो दिस इज नॉट अ डेवलपमेंट कि मेरे पास
10 तरीके के जूते हैं, 50 तरीके की गाड़ियां, दिस इज नॉट अ डेवलपमेंट. दैट कैन बी अ पर्सनल डेवलपमेंट, बट दिस इज नॉट कॉल्ड द डेवलपमेंट फॉर द इंटायर कंट्री. जब मैं कह रही हूं कि मकान, एवरीबडी शुड हैव अ हाउस टू लिव, वो चाहे एक कमरा हो चाहे 2 कमरा हो, पर घर होना चाहिए, सड़क या फुटपाथ पे नहीं सोना चाहिए. तो ये डेवलपमेंट कहलाता है. इसी तरह हैप्पीनेस इंडेक्स होता है. आजकल जिस इंडेक्स पे हम लोग काम कर रहे हैं वो बहुत ऐसा इंडेक्स है जिसको हम लोग ने कभी लिया ही नहीं. महबूल हक और अमर्त्य सेन ने पहली बार डेवलपमेंट इंडेक्स को बनाया था और उन्होंने कहा था फ्रीडम की बात की थी. अमर्त्य सेन नोबेल लॉरिएट है और उन्होंने पहली बार फ्रीडम की बात करी थी, जिसकी किसी ने बात नहीं की थी. पहले ये समझा जाता था अगर हम इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे हैं, हमारे पास मशीन है, हम सैटेलाइट पे मतलब हम लोग मून पे पहुंच जा रहे हैं, स्पेस में चले जा रहे हैं, दैट इज नॉट अ डेवलपमेंट. जबकि आप बहुत दुखी हैं, एवरी पर्सन इन द फैमिली इज अनहैप्पी, तो इसका मतलब अगर फैमिली में कोई भी दुखी है तो वो हैप्पी नहीं होगा. भूटान इज द हैप्पीएस्ट एरिया. क्यों भूटान हैप्पीएस्ट में? ना तो वहां टीवी है, ना तो वहां मोबाइल है, ना वहां पर बहुत ज्यादा इंटरनेट है, अब आ गया हो तो पता नहीं, तो वो इसलिए हैप्पी. इंडस्ट्री के नाम पे कोई इंडस्ट्री नहीं है एंड वहां पर पूरा नेचुरल है. दे आर हैप्पी विद व्हाट दे हैव, सो वो हैप्पी है. अब यहाँ हम परेशान है कि मैं मोबाइल पे कोई मैसेज तो नहीं आ गया है, अब पता नहीं कोई वो नहीं. फोन ना होता तो जिंदगी बहुत आसान होती. ये मोबाइल ने बहुत जिंदगी, कई तो बहुत इतने अमीर दिखते हैं, मोटरसाइकिल पर भी जा रहे हैं तो ऐसे ही चले जा रहे हैं. तो इनका बिजनेस इतना भी क्या कि आप बिना मोबाइल के ना रहे. क्लासरूम में भी आपके मोबाइल स्विच ऑफ होने चाहिए, क्योंकि उससे इतना रेडियो एक्टिव निकल रहा है जिसकी वजह से स्पैरोज की डेथ हो गई. पहले आपको स्पैरोज बहुत दिखाई देते हैं, अब आपको स्पैरोज नहीं दिखाई. सोते वक्त आप अपना मोबाइल जो है बिल्कुल कान के पास रख के सोते हैं, पता नहीं कब ब्लास्ट हो जाए. कल राजस्थान में 4.5 रिक्टर का अर्थक्वेक आया और वो बहुत तीव्र में माना जाता है, मतलब अच्छा खासा इंटेंसिटी मानी जाती. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड बी हैप्पी वॉट एवर यू आर डूइंग. आप यहाँ पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स यू शुड बी हैप्पी. इंडिया की प्रॉब्लम अब क्या होती जा रही है, स्टूडेंट्स की खास तौर पे. अभी कल उसका पेपर हुआ था, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया था? अरे कितने बच्चों ने 38 लाख, 30-32 लाख लोगों ने दिया और सीटें कुछ थी ही नहीं. सीटें कोई थी और अभी 6 महीने बाद फिर निकलेगा, 6-7 महीने में उस ऐसे बीत जाएगा और फिर जॉब निकलेगी. इंडिया नीड्स टू ग्रो अप. इंडिया को एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए. देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स वेयर यू कैन गो एंड यू कैन सर्व. बहुत सारी जॉब्स हैं जो आप घर बैठे इस समय कर सकते हैं एंड यू कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर. एजुकेशन प्रॉब्लम क्या है, आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होता? बिकॉज वाइल यू आर स्टडिंग, ध्यान दो इधर बेटा, तुम्हारे लिए बता रहे, इट इज इंपॉर्टेंट फैक्ट. पढ़ा तो तुम्हें कोई भी देगा. हम जब पढ़ते हैं तो हम लोग जब पढ़ते थे तो हमें नौकरी की चिंता नहीं थी. आप जब पढ़ते हैं तो आप हर वक्त पढ़ते हैं कि पढ़ तो रहे हैं, क्या नौकरी मिलेगी. सो व्हेन यू आर वरीड, यू आर नॉट हैप्पी एट ऑल while you are studying, you can never achieve what you want. If you want to achieve, have faith in yourself. Faith बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मैं जो पढ़ रहा हूं वही आएगा और जो मैं करूंगा वही सही होगा. Then you will definitely succeed. ठीक है. So मैं बात कर रही थी पॉपुलेशन ग्रोथ की. तो अब हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है? It refers to the change in the inhabitants, particularly area or time. ये पॉपुलेशन ग्रोथ पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. पॉपुलेशन ग्रोथ को हम 2 तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, एक नंबर, दूसरा परसेंटेज. जैसे मैंने कहा 283, तो 283 इज अ नंबर. जब मैंने कहा परसेंटेज, तो हम दोनों तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ को एक्सप्रेस कर सकते हैं. फिर ये जो पॉपुलेशन चेंज होता है, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ चेंज होता है, डैश लगा के लिखेगा. इट डिनोट्स
economic development. It denotes economic development, social upliftment, historical cultural background of a region. Social upliftment, historical cultural background of the region. ये था पॉपुलेशन चेंज. अब लिखिएगा ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. जब मैं कह रही हूं ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. चेंज इन पॉपुलेशन, ये बहुत माइन्यूट डिफरेंस और माइन्यूट वर्ड्स हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ ले जाते. चेंज इन पॉपुलेशन इन पर्टिकुलर एरिया between 2 point of time, in particular area between 2 point of time. एग्जाम्पल लिखिएगा. 1991 में इंडिया की पॉपुलेशन मान लीजिए 84.63 करोड़ है. 84.63 करोड़ 1991 में ये पॉपुलेशन थी. 2001 में पॉपुलेशन कितनी हो गई? 102.70 करोड़. 102.70 करोड़. तो पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी हुई? बताइए. येलो शर्ट में जो है, ब्लू कैप जो लगाए, इट्स वेरी इजी व्हेन यू कम in a very different dress up, so मुझे नाम बुलाने में आसानी हो जाती है. What will be the population growth? 18.07 करोड़. यानी एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर एरिया का हमने दो टाइम पीरियड को लिया. 2001 में कितनी पॉपुलेशन थी और 1991 में कितनी पॉपुलेशन थी, दोनों को माइनस कर दिया. अगर प्लस में आंसर आया है तो यानी पॉजिटिव ग्रोथ हुआ है, वरना ग्रोथ हुआ है. और अगर माइनस में आता है तो यानी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गया. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट लिखिएगा नेचुरल ग्रोथ. नेचुरल ग्रोथ, नेचुरल ग्रोथ का मतलब क्या होता है? एनीबडी? नेचुरल ग्रोथ, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल ग्रोथ? एक है नेचुरल ग्रोथ और एक है एक्चुअल ग्रोथ. व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल ग्रोथ? बर्थ माइनस डेथ. कितने पैदा हुए और कितने मर गए, ये नेचुरल ग्रोथ को दिखाता है. ओके, बड़े आदमी. और फिर एक्चुअल ग्रोथ. एक्चुअल ग्रोथ कैसे निकालेंगे? बर्थ माइनस डेथ प्लस इमिग्रेशन, यानी इन कितने हो रहे? माइनस एमिग्रेशन. तो ये आपके क्या आ जाएगा? एक्चुअल ग्रोथ. यानी बर्थ, मैंने बताया एक नेचुरल ग्रोथ, आप बिजी थे, तो नेचुरल ग्रोथ का मतलब होता है बर्थ माइनस डेथ, मतलब कितने पैदा हुए और कितने डेथ हो गए. जब मैं कह रही हूं एक्चुअल ग्रोथ, तो एक्चुअल ग्रोथ मतलब हुआ बर्थ माइनस डेथ प्लस कितने इमिग्रेट किए माइनस कितने एमिग्रेट किए. तो ये हमारा हो गया. अच्छा, एक होता है पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. नेक्स्ट लिखिएगा पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन दो तरीके से देखा जाता है. बता सकते हैं पॉजिटिव ग्रोथ रेट कब होगा? जब हमारा बर्थ रेट, वेरी गुड, जब हमारा बर्थ रेट डेथ रेट से ज्यादा हो. इसका मतलब ये नहीं, आप देखो कितना ध्यान से सोचने लगे, इनके दिमाग में एक प्रश्न आ गया तुरंत, और जो मैंने पढ़ लिया कि बर्थ रेट अगर बढ़ जाएगा मैम और डेथ रेट कम हो जाएगा तो पॉजिटिव कैसे हुआ? तो पॉपुलेशन बूम हो गया. और फिर यही क्वेश्चन आया था ना तुम्हारे दिमाग में. ठीक, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पॉपुलेशन को बिल्कुल एकदम रैपिड ग्रोथ, अगर हमारा डेथ रेट कम हुआ है दैट मीन्स हमारी मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ी हैं.
हमारा एजुकेशन बढ़ा है, ठीक है, हमारा वे ऑफ लिविंग बढ़ा है, तभी तो हमारी डेथ कम हो रही है और हमारा बर्थ रेट बढ़ रहा है। तो ये पॉजिटिव ग्रोथ रेट को दिखाता है। दूसरा, पॉजिटिव ग्रोथ तब भी होता है जब बाहर से लोग हमारे यहाँ आए। अब आज मैं पढ़ा रही हूँ, बी सेक्शन में भी बच्चे पढ़ रहे हैं, अब उनको पता चले कि मैम बहुत अच्छा पढ़ा रही है और वहां से सारे लोग यहाँ आ जाए, तो ये क्या है, पॉजिटिव ग्रोथ रेट। समझ में आ गया? अब बच्चे यहाँ, एक होता है नेगेटिव ग्रोथ रेट। नेगेटिव ग्रोथ रेट क्या होगा, जब बर्थ रेट जो है डिक्लाइन करेगी और डेथ रेट इंक्रीज करेगी। समझ में आ रहा है बेटा? और नेगेटिव क्या होगा, आज यहाँ के सारे बच्चे उठ के कल मेरी क्लास से वहां चले जाए, तो दिस इज नेगेटिव ग्रोथ रेट। ओके, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, बट वी आर टेकिंग अबाउट अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। ओके, क्लियर? और ये आप लोग करते हैं, जैसे टीचर पढ़ा के जाता है वैसे ही जो है बी सेक्शन वालों से नोट्स टैली करते हैं कि आज वहां क्या पढ़ाया गया है। सो कॉम्पिटिशन इज ऑलवेज गुड बिकॉज इट इंक्रीजेज योर डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट आइएगा। अब पॉपुलेशन डेंसिटी पे क्वेश्चन बहुत आता है, तो मैं आपको 5 तरीके की पॉपुलेशन डेंसिटी लिखा देती हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेंसिटी का मतलब होता है पर स्क्वायर किलोमीटर में कितनी पॉपुलेशन रिजाइड कर रही है, यानी प्रति स्क्वायर किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर में कितनी पॉपुलेशन रह रही है। जैसे मैंने ये एक डब्बा लिया और ये एक डब्बा लिया, अब नहीं, ये डब्बा थोड़ा, ये एक डब्बा लिया, अब ये एरिया बड़ा है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। जो पढ़ चुके हैं वो नहीं बोलेंगे, जो पहली बार है वो बोलेंगे, जो पढ़ चुके हैं वो नहीं बोलेंगे। ठीक, अब इस एरिया में ये पॉपुलेशन है और ये बड़ा एरिया है, तो डेंसिटी जो है, कोई नया बच्चा, बेटा आप बताओ, आप नहीं हो ना कि पुरानी हो? नहीं हो ना। सो आपको डेंसिटी किसमें ज्यादा दिख रही, ए या बी? ए का एरिया बड़ा है तो डेंसिटी किसकी ज्यादा है? हाँ, वेरी गुड, मैं हमेशा कंफ्यूज करती हूँ। बी में डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में पॉपुलेशन ज्यादा है। क्लियर है आपको? तो डेंसिटी का मतलब होता है पर स्क्वायर किलोमीटर में कितना पॉपुलेशन रह रहा है। अब पहली डेंसिटी है अर्थमेटिकल डेंसिटी। पहली डेंसिटी लिखेगा, इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है और इस पे क्वेश्चन बिल्कुल रखा ही रहता है और हर बार आप पढ़ते हैं और हर बार आप गलत करते हैं। तो पहला है अर्थमेटिकल डेंसिटी। अर्थमेटिकल डेंसिटी का मतलब है टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल एरिया। आप ऐसे लिखिए, आप डेफिनेशन, क्योंकि बुक्स में क्या होता है डेफिनेशन दी होती है, तो आपको क्या लिखना है, अर्थमेटिक टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल एरिया। ये अर्थमेटिक हो गया किसी एरिया में, यानी अभी मैं पूछूं, अब मैं पढ़े लिखे लोगों से पूछूंगी जो यहां अटेंड कर चुके हैं, आप ब्लू शर्ट में, इंडिया का एरिया कितनी? नहीं, आप नहीं है, आप तो सी ग्रीन कलर में, आप ब्लू कलर में खड़े होइए। आप नहीं बेटा, आप पुराने नहीं है ना, आप पुराने पुराने नहीं, लेकिन मैं तुम्ही से पूछूंगी, इंडिया का एरिया कितना है? बहुत पिटाई करूंगी स्क्वायर किलोमीटर में, बताओ, रुक जाओ। थर्टी 287,263 स्क्वायर किलोमीटर, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। और पॉपुलेशन मैंने अभी आपको कितनी बताई, 1.34 करोड़। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, 1.3 आपको टोटल एरिया कितना है, टोटल पॉपुलेशन से टोटल एरिया डिवाइड कर देंगे तो हमें पर स्क्वायर किलोमीटर में पॉपुलेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट लिखेगा फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। फिजियोलॉजिकल, PHY SIO, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। ठीक, तो फिजियोलॉजिकल डेंसिटी में लिखिएगा, जरा बोर्ड साफ कर लें पहले। हाँ, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी का मतलब है टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल कल्टिवेबल लैंड। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी का मतलब है
फिजियोलॉजिकल डेंसिटी का मतलब है टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल कल्टिवेबल लैंड, कल्टिवेबल लैंड। नेक्स्ट लिखिएगा फंक्शनल डेंसिटी, functional density, population of an area, functional density, population of an area upon population of an area upon agricultural land of an area, agricultural land of an area। चौथा है एग्रीकल्चरल डेंसिटी, एग्रीकल्चरल डेंसिटी, एग्रीकल्चर डेंसिटी, टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन, टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन अपॉन टोटल कल्टिवेबल लैंड। अभी मैं आपको याद कराती हूं, टोटल कल्टिवेबल लैंड। नेक्स्ट लिखिएगा इकोनॉमिक और न्यूमरिक डेंसिटी, नहीं न्यूट्रिशनल डेंसिटी लिखिएगा, न्यूट्रिशनल डेंसिटी, टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन अपॉन एरिया अंडर फूड क्रॉप्स कल्टीवेशन। न्यूट्रिशन में एरिया अंडर फूड क्रॉप कल्टीवेशन, ये आपका न्यूट्रिशनल। अब देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया अर्थमेटिक पॉपुलेशन, तो अर्थमेटिक में टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल एरिया, ठीक। दूसरा क्या है आपका फिजियोलॉजिकल, टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल कल्टिवेबल लैंड। हमारे पास बहुत सारा एग्रीकल्चरल लैंड होता है, लेकिन अब ऐसे याद करने के लिए मैं आपको बता रही हूं, सब कुछ तो फीसिबल नहीं होता है, तो फीसिबल से फिजियोलॉजिकल याद रखिए। तो टोटल एरिया अपॉन टोटल कल्टिवेबल लैंड। जैसे आपके पास लैंड है पर आप शहर में रह रहे हैं और आप वहां पे खेती नहीं कर रहे, तो कल्टिवेबल लैंड तो हुआ नहीं वो, तो फीसिबल से याद रखिएगा फिजियोलॉजिकल, यानी आपके लिए फीसिबल नहीं है कि आप अर्बन से उठ के रूरल में जाएं और वहां पे खेती करें। नेक्स्ट है आपका फंक्शनल, पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया एंड एग्रीकल्चरल लैंड एरिया, यानी उस एरिया में कितनी पॉपुलेशन है और कितना एग्रीकल्चरल लैंड एरिया है, भले ही वहां खेती हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो। यहां फंक्शन वर्ड से याद रखिएगा, हर जगह का अपना एक फंक्शन होता है, आप नहीं कर रहे हैं ये बात अलग है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां 6 बजे कोई नहीं है, यहां पर 6 बजे अगर कोई नहीं है, तो क्या ये डांडिया नाइट क्लब हो जाएगा? नहीं, बिकॉज इसका फंक्शन क्या है, यहां पे सीट्स अरेंज है, इट इज अ फंक्शन ऑफ एजुकेशन। यहां पर फंक्शन क्या है, एजुकेशन। तो फंक्शन से याद रखिएगा टोटल जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो फंक्शन, फिजियोलॉजिकल टोटल कल्टिवेबल लैंड, क्योंकि आप वहां पे फिजिबली नहीं जा सकते। फिर आता है न्यूट्रिशनल, फिर न्यूट्रिशनल में यहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड, तो कितना टोटल आपका पॉपुलेशन है और टोटल कितना, मतलब कितना एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन है, यहाँ पर एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन है, कितनी एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन है एंड टोटल कितना कल्टिवेबल लैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, कैसे, जैसे एक किसान के 12 बेटे और खेत कितना है, इतना है, तो एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर डेंसिटी, कि हमारे पास खेत तो बस इतना है लेकिन हमारे 12 बच्चे, अब 12 बच्चे तो कल्टिवेबल लैंड इतना, लेकिन उसके ऊपर भार कितना, 12 बच्चों का। अब उन 12 के भी 2-2 बच्चे हो गए, तो 24 बच्चे, ठीक। अब 24 बच्चे पे एग्रीकल्चर लैंड डिवाइड हो गए। तो एग्रीकल्चर की जब हम बात करेंगे, फंक्शनल मींस टोटल पॉपुलेशन अपॉन जो भी एग्रीकल्चरल लैंड है, फीसिबल मतलब
कितना कल्टिवेबल लैंड है, और एग्रीकल्चर मतलब कितनी एग्रीकल्चर पॉपुलेशन है पर कितने वहां पर टोटल कल्टिवेबल लैंड है। और जब मैं न्यूट्रिशन की बात कर रही हूं तो न्यूट्रिशन का मतलब हुआ टोटल पॉपुलेशन और कितनी जगह हम फूड क्रॉप्स ग्रो करें। जैसे हम मान लीजिए भांग की खेती कर रहे हैं, हम मिंट की खेती कर रहे हैं, तो ये फूड क्रॉप्स में तो नहीं आएंगे, ये न्यूट्रिशन को फुलफिल। हम कॉटन की खेती करें, आप कॉटन खाएंगे क्या? खाएंगे? तो कॉटन तो हम नहीं खाएंगे। तो ये सब, जैसे शुगर केन इंडस्ट्री होती है, तो गवर्नमेंट ने कह रखा है कि 25 किलोमीटर तक जहां भी शुगर केन इंडस्ट्री होती है, शुगर केन जहां उगता है वहीं पे शुगर केन इंडस्ट्री लगती है, क्योंकि 48 आवर्स में उसका जो सुक्रोस होता है वो खत्म हो जाता है, और जो निचला तना होता है वहां सबसे ज्यादा शुगर मतलब सुक्रोस मिलता है। तो अगर हम 48 आवर्स बाद उसे क्रश करेंगे तो उसका शुगर कंटेंट कम हो जाएगा। दूसरा, गवर्नमेंट ने कह रखा है कि जितने एरिया में शुगर केन इंडस्ट्री होगी उतने एरिया में 25 किलोमीटर एरिया तक गुड़ नहीं बनाया जाएगा, नहीं तो शुगर का कंजम्पशन, शुगर बनाने का कंजम्पशन कम हो जाएगा। और बगासी वगैरह का यूज पेपर में यूज किया जाता है, रम वाइन में यूज किया जाता है। तो शुगर केन इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री, और फाइबर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इज इट क्लियर? सो अब आपको याद हो गया होगा, अर्थमेटिक मीन्स टोटल एरिया अपॉन टोटल पॉपुलेशन। फिर जब मैं कह रही हूं फिजियोलॉजिकल, दैट मीन्स टोटल पॉपुलेशन एंड टोटल कल्टिवेबल। जब मैं कह रही हूं फंक्शनल, तो टोटल पॉपुलेशन और टोटल एग्रीकल्चर लैंड। जब मैं एग्रीकल्चर डेंसिटी बोल रही हूं, कितनी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में लगी है और टोटल कल्टिवेबल लैंड कितनी है। जब मैं न्यूट्रिशन की बात कर रही हूं तो टोटल पॉपुलेशन एंड टोटल फूड क्रॉप्स ग्रोइंग। ओके, याद हो गया, भूलिएगा मत। ठीक, आगे चलते। तो डेंसिटी हम लोगों ने कर ली है। अब मैं आपको ठीक, हाँ, यहां पे मैं आपको कुछ रीजन्स डिवाइड कर देती हूं। हम लोग एरिया वाइज अगर डिवाइड करें तो हाँ, एक पॉइंट नोट करिएगा, 6 ऑफ द अर्थ 7 कॉन्टिनेंट्स। अर्थ के 7 कॉन्टिनेंट हैं, तो 7 कॉन्टिनेंट में से 6 कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो लार्ज स्केल पे इनहैबिटेड है, मतलब वहां पर जनसंख्या ज्यादा है। अंटार्कटिका में वहां कौन लोग रहते हैं? अभी मत कहिएगा वहां पेंगुइन रहती है। वहां रिसर्च करने जो लोग जाते हैं वो ही लोग रहते हैं। तो जब रिसर्च करना होता है तो वो लोग जाते, वरना वहां कोई परमानेंट इनहैबिटेंट्स नहीं होते। ठीक है। एशिया मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट है। सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट कौन सा है? अफ्रीका। वेरी गुड, अफ्रीका। एक क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मैंने अभी आपको लिखा था ना कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 90% पॉपुलेशन रहती है और 10% सदर्न हेमिस्फीयर। ये स्टेटमेंट क्लार्क ने दिया था। क्लार्क बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, इन्होंने पॉपुलेशन पे बहुत काम किया था। तो कई बार स्टेटमेंट भी आ सकता है कि 90% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव इन नॉर्दर्न और नॉर्थ ऑफ इक्वेटर एंड 10% इन द साउथ ऑफ इक्वेटर। कई बच्चों का मन नहीं लग रहा। अब जो नहीं मुस्कुरा रहा, अब आपसे इतना दुखी चेहरा बनाए जिससे लग रहा है कि शादी हो गई। क्या हो गई है? तुम्हें काहे दुखी है? ठीक, अभी बताओ, नॉन एक्यूम एरियाज या नॉन एक्यूम छोड़ो, वॉइड एरियाज किसे कहते हैं? वॉइड या स्पोरिडिक? वॉइड, VOID, वॉइड या स्पोरिडिक, ये क्या कहते? इनसे पूछा था। अब अगर ऐसे बैठे तो और क्वेश्चन पूछूंगी, बैठो। ऐसे ज्योग्राफिकल एरियाज
जहां की इन्वायरमेंट कंडीशन सूटेबल नहीं है रहने के लिए या अनफेवरेबल फॉर द पॉपुलेशन है, उसको हम वॉइड जोन कहते हैं. द एरियाज where environmental conditions are highly unfavorable, where environmental conditions are highly unfavorable, they are known as void zone. जैसे इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट रीजन, वहां पे बहुत कम लोग रहते हैं. ट्रॉपिकल डेजर्ट, हाई माउंटेन, पोलर रीजन. अब दूसरा वर्ड जो मैंने पूछा था वो था स्पोरेडिक. स्पोरेडिक क्या होता है? स्पोरेडिक ऐसा एरिया जहां स्पार्सली यानी दूर दूर पॉपुलेशन रहती है. वॉइड का मतलब है अनफेवरेबल कंडीशंस ऑफ एनवायरमेंट. अनफेवरेबल कंडीशन ही है, इसलिए वहां जनसंख्या कम है. लेकिन जब मैं कह रही हूं वॉइड जनसंख्या, स्पोरेडिक जनसंख्या, दैट मीन्स स्पार्सली पॉपुलेटेड. एक यहां रह रहा है तो एक यहां रह रहा है, एक यहां रह रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? स्पोरेडिक पॉपुलेशन. तो इसमें लिखिएगा स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया. स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया, स्पार्सली मतलब दूर दूर. हैविंग इर्रेगुलर सेटलमेंट. एग्जाम्पल लिखिएगा आइलैंड्स ऑफ जावा एंड फिलीपाइंस, ओएसिस ऑफ अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया, आइलैंड्स ऑफ जावा एंड फिलीपाइंस, ओएसिस ऑफ अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया. व्हाट इज ओएसिस? कितने लोगों को पता है? ओएसिस इज रेगिस्तान. रेगिस्तान में वाटर बॉडी, जैसे इंदिरा कैनाल. रेगिस्तान में वाटर आ गया, तुमने कहा रेगिस्तान में वाटर इज कॉल्ड ओएसिस. तो इंदिरा के, अरे रुक जाओ, इंदिरा के, हाँ कैसे फॉर्म हो जाती है? कैसे फॉर्म हो जाती है? हाँ बताओ, बताइए आप. रेन वाटर नहीं कलेक्ट होता है. डेजर्ट एरिया में एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं डिफ्लेशन, उड़ाकर ले जाना. तो डेजर्ट रीजन में जो पवने होती है, जो विंड्स होती हैं, वो लगातार, जैसे मान लीजिए ये लैंड है, तो यहाँ के सैंड को वो उड़ाकर ले जाएगी, जिसकी वजह से उस एरिया में एक हॉलो बेसन क्रिएट हो जाता है. ये हॉलो बेसन जब ग्राउंड लेवल पे पहुंच जाता है, यानी मान लीजिए यहां पर अंडरग्राउंड वाटर लेवल है, अब ये लगातार उड़ा उड़ा के ले गया, तो अब यहां पर आपके क्या हो गया? ये पूरा सब उड़ गया, तो अब यहां पे आपको वाटर दिखने लगेगा. और इन्हीं के किनारे, डेजर्ट रीजन में जब डिफ्लेशन के कारण, इसको हिंदी में अपवाहन कहते हैं, जब डिफ्लेशन के कारण विंड जो है वो सैंड को उड़ाकर ले जाती है, तो अंडरग्राउंड वाटर टेबल ऊपर आ जाता है. दैट मीन्स इट इज नोन एज ओएसिस. और यहीं पे डेट्स, पाम और एग्रीकल्चर किया जाता है. इट इज अ टाइप ऑफ नेचुरल टाइप ऑफ लेक. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक कर्व पे क्वेश्चन आता है, जे कर्व एंड एस कर्व. एक होता है जे कर्व और एक होता है एस कर्व. तो कई बार जे कर्व और एस कर्व पे क्वेश्चन पूछा जाता है. यानी जब आपका इस तरीके से ये बेस लाइन है और अगर इस तरीके से ये कर्व ऐसे बन रहा है, तो ये क्या दिखा रहा है? जे कर्व. और यहां पे जो कर्व बनेगा ये क्या बनेगा? एस कर्व बनेगा. तो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जे कर्व और एस कर्व कब बनता है. तो लिखिएगा जे कर्व डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का सेकंड स्टेज दिखाता है. अभी मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. जे कर्व डिनोट्स
डेमोग्राफिक ट्रांजिशन सेकंड स्टेज। पहली स्टेज में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में क्या होता है, बर्थ और डेथ रेट दोनों हाई होती है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन क्या होगी, अगर बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई है तो पॉपुलेशन कैसी होगी, हाँ, कांस्टेंट होगी। जितना पॉपुलेशन पैदा हुआ उतना ही लोग मर गए, ठीक है, तो जितने पैदा हुए उतने मर गए। क्लास में मान लीजिए 60 बच्चे हैं, अब 60 बच्चे थे और बाकी जितने पैदा हो रहे हैं सब मर जा रहे हैं, ठीक, इतना पढ़ा दिया गया, तो यानी पॉपुलेशन क्या रही, 60 ही रही, तो ये जे कर्व नहीं होगा। लेकिन जब पॉपुलेशन ग्रोथ हो और डेथ रेट डिक्लाइन करे तो ऐसे में आप क्या देख रहे हैं, पॉपुलेशन ग्रो करे। सो द सेकंड स्टेज इज नोन एज जे कर्व। ओके, नेक्स्ट आता है एस कर्व। एस कर्व जो है वो इस बात को डिनोट करता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ तो हो रही है बट विद टेक्नोलॉजिकल इनहैंसमेंट। जब पॉपुलेशन तो ग्रो करेगी पर लोगों का टेक्नोलॉजिकल इनहैंसमेंट भी होगा, तो वो कौन सा कर्व कहलाएगा, एस कर्व कहलाएगा। अब लिखिएगा कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन। कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन, आज मुझे लगता है कि मैं कंपोनेंट्स तक ही खत्म करा पाऊंगी। कल मैं आपको डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, रूरल सेटलमेंट, अर्बन सेटलमेंट, उसके सारे पैटर्न्स और थ्योरीज कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है। कंपोनेंट्स में लिखेगा, 3 कंपोनेंट्स होते हैं पॉपुलेशन के। पहला लिखेगा बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन। बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन। पहला लिखेगा CBR। CBR, CBR का फुल फॉर्म होता है क्रूड बर्थ रेट और इसका फॉर्मूला होता है BI अपॉन P इंटू 1000। BI अपॉन P इंटू 1000। क्रूड बर्थ का मतलब है नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन अ ईयर। नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन अ ईयर पर 1000 पॉपुलेशन, यानी प्रति 1000 जनसंख्या पे कितनी पॉपुलेशन पैदा हो रही है। BI का मतलब होता है लाइव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर, जिंदा बच्चे जितने होंगे, लाइव बर्थ अभी बता रहे हैं, पहले लिखो। क्रूड बर्थ का फॉर्मूला है BI अपॉन P इंटू 1000, दैट मीन्स लाइव बर्थ इंटू पर 1000 पॉपुलेशन पे। BI का मतलब है लाइव बर्थ ड्यूरिंग ईयर एंड P का मतलब है मिड ईयर पॉपुलेशन। मिड ईयर पॉपुलेशन, क्योंकि हम जनसंख्या गणना कब करते हैं, मिड ईयर में करते हैं, ठीक। अब एक बात है, जब मैं कह रही हूं क्रूड, तो क्रूड का मतलब क्या होता है, अब कहिएगा मत क्रूअल। क्रूड मतलब रॉ, पर रॉ मतलब क्या, जब हम सेक्स को इंक्लूड ना करें, मतलब हम मेल फीमेल की पॉपुलेशन को ना देखें। लाइव बर्थ में कोई भी हो सकता है ना, वो लड़का भी हो सकता है, वो लड़की भी हो सकती है और वो ट्रांसजेंडर भी हो सकता है। तो अब इसको हम क्या कहेंगे, क्रूड बर्थ रेट। यानी क्रूड मतलब होता है व्हेन वी डोंट टेक सेक्स इनटू कंसिडरेशन, हम सेक्स को कंसिडरेशन में नहीं लेते। तो BI मींस लाइव बर्थ अपॉन पॉपुलेशन इनटू 1000। नेक्स्ट लिखिएगा क्रूड डेथ रेट। क्रूड डेथ रेट D अपॉन P इंटू 1000।
D upon P, डेथ रेट, क्रूड डेथ रेट. D मतलब नंबर ऑफ डेथ्स, P मतलब एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन. नेक्स्ट टर्म है बेबी बूम. व्हाट इज बेबी बूम? टेल. इसका माल्थस की थ्योरी से कुछ लेना देना नहीं है, तुमने माल्थस थ्योरी से ही बताई. ही इज टॉकिंग अबाउट माल्थस थ्योरी. माल्थस वाज अ प्रीस्ट एंड ही वाज एन इकोनॉमिस्ट आल्सो. और वो एक प्रीस्ट थे, तो उन्होंने बिल्कुल वही बात कही थी. उन्होंने कहा था कि द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग ऑन द बेसिस ऑफ अर्थमेटिकल बेसिस. माल्थस की थ्योरी है. माल्थस ने पॉपुलेशन की थ्योरी दी थी. पॉपुलेशन की दो ही मेन थ्योरी है, एक है तीन बल्कि हैं. एक है माल्थस थ्योरी, एक न्यू माल्थस थ्योरी, बल्कि चार है. माल्थस, न्यू माल्थस, फिर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एंड देन ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी. जो माल्थस थ्योरी है वो ये कह रही है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो किस तरीके से बढ़ रही है. माल्थस ने कहा था हमारी पॉपुलेशन ज्योमेट्रिकल बेसिस पे बढ़ रही है, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12. यानी आज अगर दो पॉपुलेशन है तो कल 4 हो जाएगी, परसों 8 हो जाएगी. तो हमारी ज्योमेट्रिकल वे में पॉपुलेशन बढ़ रही है. लेकिन जो हमारे फूड रिसोर्सेज हैं वो अर्थमेटिकल ऑर्डर में बढ़ रहे हैं, 1, 2, 3, 4. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी पॉपुलेशन मान लीजिए 2022 में है पॉपुलेशन हमारी 2, ठीक, और हमारा फूड रिसोर्स है 1, ठीक. फिर 2023 में हमारी पॉपुलेशन हो गई 4 और हमारा फूड रिसोर्स हो गया 2. फिर 24 में हमारी पॉपुलेशन हो गई 8 और हमारा फूड रिसोर्स हो गया 3. दैट मीन्स वी आर क्रिएटिंग इम्बैलेंस. उन्होंने कहा था कि जरा ध्यान दीजिए वरना क्वेश्चन पे क्वेश्चन की बरसात होगी. उन्होंने कहा कि ये एक टेबल है, हमारी धरती एक टेबल जैसी है और उस टेबल पे लिमिटेड सीट्स हैं. जैसे एक टेबल पे जनरली 6 सीट्स होती हैं और 6 लोगों के लिए हम टेबल पे खाना लगाते हैं. अब हमारी 6 टेबल की सीट्स है और हमारे यहाँ मेहमान आ गए, हमने 6 प्लेट लगा रखी है, हमारे यहाँ 12 मेहमान आ गए. तो अब क्या होगा? फूड कम पड़ेगा क्योंकि हमने 6 लोगों के लिए खाना बनाया है. चलिए कोई बात नहीं, हम शेयरिंग कर लेंगे, एक सीट पे हम 2 बैठ जाएंगे. पर अगर ऐसी वाली चेयर होगी तो 2 बैठना मुश्किल होगा. अगर ये ना होंगे तो हम आपको शेयरिंग कर लेंगे, हम थोड़ा सा बाहर निकल के बैठ जाएंगे, आप भी बैठ जाएंगे. सो इट विल बी पॉसिबल फॉर फर्स्ट टाइम. बट नाउ द पॉपुलेशन हैज इंक्रीज इनटू 24 and the food is for only 6 people. 6. Remember the table has 6 seats. And population पहले कितनी थी? 6, then 12 and then 24. Because it is increasing in a geometrical way. Geometrical way में बढ़ रही है 2, 4, 6, 8. और हमारा जो फूड कैपेसिटी है वो 1, 2, 3, 4. तो एक समय ऐसा आएगा जब लोगों के पास खाने को नहीं होगा और ऐसे में वॉर और युद्ध ये सब होगा. एक टाइम था जब हम लोग छोटे थे और हम लोग कभी जाते थे अपने मदर्स वगैरह के साथ, तो किनारे वो लगे रहते थे पानी पीने के, ऐसे प्याऊ, मतलब एक ऐसा डब्बा जैसा, जैसे आइसक्रीम वाले डब्बे होते हैं, और उसमें एक नल लगा रहता था और नींबू का पानी बिकता था. लोग जल्दी खरीदते नहीं और पानी बिकता था तब 1 रुपए 2 रुपए में. अब लोग पानी की बोतल खरीदना शान समझते हैं. मतलब अगर आप रेलवे स्टेशन पे पानी खरीदते यू आर वेरी रिच, पर अगर आप बोतल लेके साथ चलते तो लोग हंसी उड़ा. ये बीच में ट्रेंड आया था कि बच्चे भी स्कूल में बोतल ले जाना पसंद नहीं करते थे क्योंकि उनको जो है क्या है कि कमंडल लेके चल रहे.
लेकिन फिर ट्रेंड आ गया है, लोग अपनी बॉटल लेके साथ चलते हैं। पानी एक ऐसा चीज होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी के घर का पानी जल्दी नहीं पीना चाहिए क्योंकि इट इज अ वेरी गुड अब्सॉर्बेंट, और उस एरिया का, हाँ, उस एरिया का वो सब कुछ अब्सॉर्ब कर लेता है। जैसे अभी मैं आपको नॉलेज दे रही हूं, दिस वाटर इज अब्सॉर्बिंग एवरीथिंग गुड एंड एवरी गुड वाइब्स, व्हेन आई ड्रिंक आई विल बी मोर नॉलेजेबल। ओके, सो पानी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसीलिए। सो माल्थस ने ये कहा था, माल्थस वाज अ प्रीस्ट, और उन्होंने कहा था कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए वी शुड अडॉप्ट नेचुरल फैक्टर्स, हमें नेचुरल फैक्टर्स यूज करने चाहिए, हमको कोई भी अडॉप्टिव मेजर्स नहीं लेने चाहिए, यानी प्रिवेंटिव मेजर्स को नहीं लेना चाहिए, हमको नसबंदी नहीं करानी चाहिए, हमको क्या करना चाहिए, हमको अगर हस्बैंड वाइफ है तो हमें दूर दूर रहना चाहिए, हमको धर्म का पालन करना चाहिए, हमें बच्चे पैदा नहीं करना चाहिए, हमें 10 साल तक आपस में मिलना नहीं चाहिए, तो ये सारी चीजें। बट न्यू मार्कस थ्योरी ये कहती है कि एवरीथिंग इज नेचुरल, वी शुड गो, पर उसके लिए हमें आर्टिफिशियल मेथड्स अडॉप्ट करने चाहिए जिससे हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकें। उसके बाद डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी आई, जो मैं आपको कल बताऊंगी कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी एक्चुअली इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बताता है कि किस स्टेज में बर्थ रेट और डेथ रेट कैसा होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा होगा, और उस समय हमारा पॉपुलेशन पिरामिड कैसा होगा। अगर पॉपुलेशन पिरामिड, ये मैं आपको कल बताऊंगी, तो अगर हमारा पॉपुलेशन पिरामिड ऐसा है, दैट मीन्स हमारा बेस बड़ा है, और हमारा ये जो पॉपुलेशन पिरामिड होता है ना, ये एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड मेल को दिखाता है एंड राइट हैंड साइड फीमेल को दिखाता है, एंड ये जो डिफरेंट स्टेजेस होती है ये 0 to 15 एज को दिखाता है, फिर हमारा 59 एज, एंड फिर ये हमारा 82 तक जाता है, क्योंकि नॉर्मली हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम मानते हैं 82 तक नॉर्मली वर्ल्ड में होती है। जापान एक्सेप्शनल केस है जहां पे 90, 92 तक लोग रहते। हमारे इंडिया में भी हैं जो हमारे बुजुर्ग थे, मतलब मेरी नानी 99, 90 ऐसे रहे होंगे, लेकिन अब के जो लोग हैं, जैसे अभी थोड़े दिन पहले मैंने उनको देखा था, वो जो सिंगर हैं, नहीं, अरे पता नहीं क्या नाम है, वो जैन है वैसे, लेकिन जैन उनके लास्ट में जैन लगता नहीं है। अभी किसी उसमें आए थे, हस्बैंड वाइफ दोनों किसी शो में आए थे, और इतने यंग, मतलब वो 85 क्रॉस कर गए हैं और वो इतने यंग लग रहे थे, लग ही नहीं रहा था कितने साल के। अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा। सो व्हाट इज बेबी बूम? वी कम टू द बेबी बूम। तो माल्थस थ्योरी क्लियर होगी, न्यू माल्थस थ्योरी का क्लियर होगी। ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी ये कहती है कि वी शुड रीच एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एक टाइम आता है कि जब हमारी पॉपुलेशन बहुत तेजी से इंक्रीज करती है, उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आता है जो ऑप्टिमम पॉपुलेशन होता है, जिसमें सब कुछ हमें मिलता है, लेकिन उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ को डिक्लाइन करना पड़ता है क्योंकि रिसोर्सेस कम हो जाते हैं। ये ऑप्टिमम पॉपुलेशन कहता है। नींद आ रही है? बेबी बूम क्या होता है? ड्रास्टिक इंक्रीज ऑफ फर्टिलिटी रेट, अचानक से फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाए और एब्सोल्यूट नंबर ऑफ बर्थ भी बढ़ जाए। ऐसा हुआ था यूएस में जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था 1946-64 में, तो बेबी बूम हुआ था, अचानक से वहां पे फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया था। नेक्स्ट आता है मोर्टालिटी रेट। मोर्टालिटी रेट ये बताता है कि कितनी डेथ हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये सब इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे पॉपुलेशन के, जिनको हम लोग कल डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एवरेज नंबर ऑफ एडिशनल ईयर्स, average number of additional years a person of given age could expect to live.
2020 में इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 60.73 थी, 60.73 2020 में। 2021 में 69.96 हो गई। क्या मैं फीमेल की बात ही नहीं कर रही हूं, मैं मेल फीमेल की बात नहीं कर रही हूं। फीमेल की 70 इयर्स है और मेल की 66.9 है। मैं एवरेज की बात कर, मैं सब लिख के लाई हूं, ठीक। तो 69 अप्रॉक्स है। तो अब मैंने जो डेफिनेशन लिखवाई है उसका मतलब क्या हुआ? तुम्हारी एज कितनी है? 22। तो ये कितने साल और जीवित रह सकते हैं? 69 माइनस 22 करो। अरे क्योंकि मैं कह रही हूं 69 माइनस 22 करो। इनकी जीवित रहने की प्रत्याशा कितनी है? 47 इयर्स। समझ में आ गया? वॉट एवर इज योर लाइफ, मतलब जो आपकी एज है, करंट एज। अब करंट एज में लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है? अगर आपका एक्सीडेंट नहीं होता, अगर आपका हार्ट अटैक नहीं होता, अगर आप नॉर्मल जीवन जीते हैं, तो आप 69 साल यानी अभी इन्हें 47 सावन और देखने हैं। समझ में आया? 22 सावन ये देख चुके हैं, 47 सावन बचे। दिस इज नोन एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ओके, ठीक। अब माइग्रेशन में आपको बता चुकी हूं, माइग्रेशन में एक पुश फैक्टर होता है और एक पुल फैक्टर होता है। पुश फैक्टर होता है, आप पुश कब होंगे? जब पॉवर्टी होगी, अनएजुकेशन होगा, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएजुकेशन होगा तो तुमको एजुकेशन चाहिए। अब यहां अभ्युदय ना होता तब तुम दिल्ली चले जाते, ठीक है, तो तुम पुश चले जाते, ठीक। तो अनएजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, लाइफ कंडीशन लो हो, पॉलिटिकल टर्मोज हो। मैं आपको पाकिस्तान भेज दूं, जाएंगे पाकिस्तान? कुछ भी बनाओगे ना, कोई नहीं जाना चाहेगा। अफगानिस्तान, तालिबान, कोरिया, कोरिया नहीं, नॉर्थ कोरिया भेजेंगे। नॉर्थ कोरिया में 1 करोड़ रुपए भी अभी दूं तो कोई नहीं जाएगा। अरे ठीक है, मान लो हमारी सेटिंग हो जाए और हम कहें कि नहीं हम भेजेंगे, तो नॉर्थ कोरिया में तो कोई आपको करोड़ों रुपए भी देगा तो भी आप नहीं जाएंगे। तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अभी पंजाब में क्या है, सबको जो है नौकरी मिल गई तो लोग पंजाब में भी जा सकते हैं। दैट इज पुश फैक्टर, यहां से पुश चलेंगे। फिर पुल फैक्टर्स क्या होते हैं? जॉब अपॉर्चुनिटीज, लिविंग कंडीशन, स्टेबिलिटी, सक्सेस इन लाइफ, क्लाइमेट, ये सब आपके पुश फैक्टर है, ठीक है। अब कल मैं आपको डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी पढ़ाऊंगी, पॉपुलेशन पिरामिड पढ़ाऊंगी, सारी थ्योरीज पढ़ाऊंगी। सुन लीजिए ध्यान से। हेलो मैम, नोट करिए होमवर्क। पॉपुलेशन थ्योरीज में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, पिरामिड, पॉपुलेशन पिरामिड, HDI इंडेक्स एंड माइग्रेशन थ्योरीज। दैट मीन्स आपको पढ़ के आना। ओके, थैंक यू क्लास। ऐसा नहीं कि पढ़ के नहीं आएंगे तो हम पढ़ाएंगे नहीं, हम तो पढ़ाएंगे। सुनाइए हैप्पी, मैं नोट्स दे रही हूं। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे। मुझे भी बोलो। कल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होगा, डोंट मिस द टॉपिक। ओके, ये तो इनका ले ही जा रहे थे। ये किसको देना है?
अच्छा गया है, एक क्वेश्चन समथिंग जनरल हो गया मेरे घर से।